अभी शाम को 8 बज रहे हैं। चंद्रमा का उदय हो गया है। चंद्रमा अपनी सुनहरी छटा को बिखेर रहा है। सभी लोग अपने घरों में आ गए हैं। आप एक्स न्यूज के इतिहास के तीसरे एपिसोड में हैं। आपका एक्स न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं पंकज पांडे आज आपको भारतीय राजनीति के 21वीं सदी के जननायक, जिसने 21वीं सदी में भारत की दिशा और दशा, भारतीय राजनीति को बदल दिया, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति को बदलने वाला, परिवारवाद से दूर, राष्ट्रवाद से भरपूर आज भारत का वो सितारा है जो भारत ही नहीं विदेशों में भी छाया हुआ है। वो कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। मोदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मगर यदि हम किसी महापुरुष, किसी कर्मठ व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है। हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए इतिहास के एपिसोड में हम मोदी जी के बचपन से लेकर आज तक के प्रमुख बिंदुओं को आपको बताने के लिए लाए हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति के फलक पर नरेंद्र मोदी जी का उदय किसी उल्कापिंड जैसा नहीं, बल्कि एक धीमी और रणनीतिक चढ़ाई जैसा रहा है। उनकी शुरुआत 17 दिसंबर 1950 को महसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वड़नगर में हुई। दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन की 6 संतानों में तीसरे नंबर के नरेंद्र का बचपन अभाव और संघर्षों से भरा था। उनका परिवार घाची समुदाय से ताल्लुक रखता था, जिसे बाद में ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया। अक्सर मोदी के चाय वाला होने को एक रणनीतिक जुमले की तरह देखा जाता है, लेकिन एक्स न्यूज शैली में इसकी गहराई में जाएं तो यह केवल आजीविका का साधन नहीं था। वड़नगर रेलवे स्टेशन पर पिता की दुकान पर हाथ बटाते हुए बालक नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता को बहुत करीब से देखा। ट्रेन के डिब्बों में अलग अलग भाषा, वेशभूषा और मिजाज के लोग आते हैं। ग्राहकों को चाय थमाते वक्त उनसे 2 मिनट की बात करना, उनकी समस्याएं सुनना, यहीं से मोदी ने मास कम्युनिकेशन और जनमन को पढ़ने का हुनर सीखा। 2014 के चुनाव में जब मणिशंकर अय्यर ने उन्हें चाय वाला कहकर तंज कसा, तो मोदी जी ने उसी तंज को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया और चाय पे चर्चा जैसे अभियान खड़ा कर दिया। यह बताता है कि वो अपनी कमजोरी को मार्केटिंग के सबसे बड़े हथियार में बदलने में उस्ताद हैं। वड़नगर के भगवताचार्य स्कूल में मोदी एक औसत छात्र थे, लेकिन पाठ्येतर गतिविधियों, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें नाटकों में अभिनय करने का बहुत शौक था। एक किस्सा बहुत मशहूर है, जब उन्होंने एक पीला फूल नामक नाटक में एक दलित बच्चे का किरदार निभाया। एक ऐसा बच्चा जिसे वैद्य छूने से मना कर देता है। उस नाटक ने दर्शकों को इतना भावुक कर दिया कि उनकी आंखों में आंसू नहीं रुके। यह घटना बताती है कि मोदी बचपन से ही भावनाओं के प्रदर्शन और नैरेटिव सेट करने की कला में माहिर थे। एनसीसी में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके भीतर अनुशासन के बीज बो रही थी। 1967 में 17 साल की उम्र में जब उनके परिवार में उनकी शादी यशोदाबेन से तय कर दी, तो मोदी ने घर छोड़ दिया। यह पलायन केवल शादी से बचने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरे अस्तित्ववादी संकट का परिणाम था। वे सत्य और मोक्ष की तलाश में निकले थे। मोदी सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ पहुंचे। उनकी इच्छा सन्यासी बनने की थी, लेकिन वहां के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी माधवानंद ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया
कि वे अभी छोटे हैं और उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं है। इसके बाद वह अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और फिर राजकोट के रामकृष्ण मिशन भी गई। राजकोट में स्वामी आत्मस्थानंद ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी, तुम्हारी नियत सन्यासी बनकर गुफा में बैठने की नहीं है, तुम्हें समाज के बीच रहकर काम करना है। बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी कलकत्ता गए तो उन्होंने बेलूर मठ में उसी कमरे में ध्यान लगाया जहां स्वामी विवेकानंद जी रहा करते थे। स्वामी आत्मस्थानंद की यह सलाह मोदी के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने भगवा तो नहीं पहना, शरीर पे भगवा तो धारण नहीं किया, लेकिन जीवन भर सन्यासी जैसी दिनचर्या को अपनाया। लगभग 2 वर्षों तक मोदी हिमालय के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। वे ऋषिकेश गए, केदारनाथ गए की गुफाओं में रहे, अज्ञात साधुओं के साथ रहे। यह वो दौर था जिसने उन्हें मानसिक रूप से बेहद सख्त बना दिया। अकेले रहना, कम संसाधनों में गुजारा करना और प्रतिकूल परिस्थितियों में टिके रहना, ये वह गुण थे जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन में, विशेषकर 2002 के बाद के महत्वपूर्ण दिनों में बहुत काम आए। जब वे वापस लौटे तो अब वो पुराने नरेंद्र मोदी नहीं थे। उनके विचारों में अस्पष्टता थी, लक्ष्य क्लियर था। वापस लौटने के बाद मोदी अहमदाबाद में अपने चाचा की कैंटीन में काम करने लगे। वहीं पे उनका संपर्क स्वयं सेवक संघ से हुआ। वह नियमित रूप से शाखा जाने लगे। मोदी के जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे गहरा प्रभाव रहा है तो वह थे लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें संघ में आदर से वकील साहब कहा जाता था। मोदी उनके साथ हेडगेवार भवन में रहते थे। उनकी दिनचर्या बेहद सख्त थी। वह सुबह 4 बजे उठते थे, सभी के लिए नाश्ता बनाते, सभी के कपड़े धोते। यह सेवा भाव और समर्पण देखकर ही 1972 में उन्हें पूर्णकालीन प्रचारक बनाया गया। वकील साहब ने उन्हें सिखाया कि संगठन कैसे खड़ा किया जाता है और कार्यकर्ताओं की नब्ज कैसे पहचानी जाती है। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया और संघ प्रतिबंध लगा दिया तो मोदी की भूमिका अचानक बदल गई। वह अब केवल एक प्रचारक नहीं थे, बल्कि एक भूमिगत एक्टिविस्ट थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी ने गजब के भेष बदले। सबसे चर्चित भेष था एक सिख सरदार का। पगड़ी पहनी, दाढ़ी बड़ी की, काला चश्मा और हाथ में कड़ा। यह भेष में वह बेखौफ पुलिस के सामने से निकल जाते थे। कभी कभी वह सन्यासी के भेष में भी घूमते थे और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था। मोदी का काम था गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव के रूप में सरकार विरोधी साहित्य छपवाना और उन्हें गुप्त रूप से गुजरात भर में बांटना। वह सूचनाओं के वाहक थे। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं को, जो उस वक्त वांटेड थे, गुजरात में सुरक्षित पनाह दिलाई। एक हिस्सा है कि कैसे उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता के साथ स्कूटर पर बैठकर पद पत्ती का नाटक करते हुए पुलिस चेकपोस्ट पार किया ताकि जरूरी दस्तावेज पहुंचा सके। इस दौर में मोदी की गोपनीयता और नेटवर्क मैनेजमेंट का मास्टर बना दिया। यही कारण है कि आज भी उनकी सरकार में फैसले होने तक किसी को भनक नहीं लगती। 1987 में संघ ने मोदी को भाजपा ने डिप्यूट किया। यह उनका सक्रिय राजनीति में प्रवेश था।